हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे, कल वाले टॉपिक को थोड़ा रिपीट करना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल हमने बोर्स एटॉमिक थ्योरी कर रहे थे, ठीक है। हम तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी का मकसद क्या था? मकसद ये था कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना। मकसद ये था कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर के एटम को डिस्ट्रॉय नहीं करता। मकसद ये था कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन एक ही होता है वो न्यूक्लियस से कितने फासले पर होता है और हर ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है वो कैसे मालूम करें। मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन की अगर पहले शेल में है तो एनर्जी क्या होगी, दूसरे शेल में है तो एनर्जी क्या होगी। मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन जब पहले शेल से दूसरे में जंप करेगा या तीसरे से पहले में जंप करेगा तो कितनी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज होगा। और मतलब ये था कि उस रेडिएशन की जो रिलीज हुआ है उसका वेव नंबर क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कुछ कल की थी हमने, कुछ आज करेंगे। तो आज हम वहीं से शुरुआत करते हैं। कहाँ से? रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बोर ने रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे जो है कैलकुलेट किया था, चलिए उसको देखते हैं। तो रेडियस के लिए मैंने आपको बताया था कल कि हाइड्रोजन एटम जो है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है और इस पे जो चार्ज है उसको हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Q1 जाहिर करें, या Q1 इसको अगर आप लेते हैं तो इसको आप Q2 लेंगे, ठीक है। तो कूलम्स लॉ इज इक्वल टू व्हाट? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 जो है दैट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड Q2 इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है एंड दैट फोर्स इज व्हाट? कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। और के जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। Q1 आपकी चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गई और Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। आर द डिस्टेंस बिटवीन दैट, हाउ फार Q1 एंड Q2 आर। सो आर इज द डिस्टेंस कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। सो इक्वेशन हमारी बनी थी F इज इक्वल टू, अब आपकी जो Q1 है दैट इज Z इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स into E is what? Number of electrons divided by R square into K। और K जो है आपका कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो K किसके बराबर है? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर K का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन होगी F इज इक्वल टू ZE इंटू ई, क्या हो गया? ई स्क्वायर, ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अब ये कौन सी फोर्स है? दिस फोर्स इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कल हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि बराबर होगी किसमें? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। तो इसमें Z क्या है? Z इसमें एटॉमिक नंबर। हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। Z1E फॉर चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अनदर E स्क्वायर है, E इंटू ई। Z से जो E लगा हुआ है दैट इज फॉर प्रोटॉन और खाली E जो है दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये जो R जो है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के इस न्यूक्लियस या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, और उसको हम R से जाहिर करेंगे, R स्क्वायर, ठीक है। तो K कांस्टेंट है, इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसमें एक और कांस्टेंट आ गया है एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? इट इज वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट। अब ये क्या चीज है कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो कोलम्बिक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कितना इजीली वैक्यूम से गुजरते हुए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इसमें कितनी अट्रैक्टिव फोर्स है तो उसको हम क्या कहेंगे? एप्सिलॉन नॉट या वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट कहेंगे। इसका वैल्यू क्या है? So what is epsilon naught? Epsilon naught is called vacuum permittivity constant. It is measure of how easy it is for electrostatic force to pass through a vacuum। कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये कितना इजी जो है वैक्यूम के दरमियान गुजर रही है। सो इसको परमिटिविटी कांस्टेंट करें, इसका वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो सेंटीपिटल फोर्स आपकी हो गई ZEE, यानी इट इज इक्वल टू व्हाट? ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही इक्वेशन है। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कौन सी फोर्स है? कुल सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? अ फोर्स दैट फोर्स अ बॉडी और दैट कंपेल अ बॉडी, जो बॉडी को मजबूर करे टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, और अ फोर्स दैट जनरेट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ऐसी फोर्स जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काज करे उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इक्वल टू होती है किसके? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बराबर है mv स्क्वायर अपॉन आर के। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट हैं, पर दोनों बैलेंस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन, जब तक वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो फोर्सेस हैं दोनों सेम। ये कल हमने पढ़ा था, होपफुली आपको याद होगा। ठीक है, तो रेडियस मालूम करने का फार्मूला क्या है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर पाई एम। अब इस फार्मूला में एन को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट है। जेड इज कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, इट इज 1। इसको लिखे या ना लिखे बात सेम ही रहेगी। ठीक है, तो आपका एच जो है प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी, उसका वैल्यू ये है। ठीक है, ई 1 ई फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदर ई फॉर चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब दोनों पे चार्ज सेम है, तो आप कौन सी भी चार्ज रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की, बात सेम ही होगी। पाई 22/7 m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे कांस्टेंट है। अगर हम इन सब कांस्टेंट के वैल्यू रखते हैं, ये सारे कांस्टेंट है ना, कौन से? एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, जेड एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, पाई एम। तो ये कुल मिला के ये सारी चीजें जो बराबर होंगी उसको किसके होगी? 0.529 एंगस्ट्रॉम। 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये कल हमने पढ़ा था, जस्ट इसलिए मैं आपको स्पीडली थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर 10 मीटर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम गाइस? नो प्रॉब्लम। चलें बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, इसको अब क्या करेंगे? तो कल हमने ये रेडियस भी कुछ मालूम किए थे कि अगर आपने ये जो एन स्क्वायर है, जिस ऑर्बिट का रेडियस चाहिए वो इधर वैल्यू पुट करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस चाहिए, हम लिखेंगे r1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर, एन स्क्वायर है यानी ये आपका एन स्क्वायर हो गया, इनटू करेंगे 0.529। हमने देखा कि फर्स्ट शेल का जो रेडियस होगा वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होगा, और जो सेकंड शेल का रेडियस होगा हमने देखा था कल 2 स्क्वायर इंटू 0.529 इज इक्वल टू होगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। थर्ड का 4.76 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हमने कल देखा था। ठीक है, तो ये चीजें हमने कल की थी। और हमने ये भी देखा था कि चौथे और पांचवें शेल का रेशियो क्या होगा, रेडियस का क्या रेशियो होगा? 16:25। ठीक है, थर्ड और फोर्थ का कितना होगा? 9:16। फिफ्थ और सेवेंथ का कितना होगा? 25:49। ठीक है, सो ये रेशियो होगा डिफरेंट ऑर्बिट्स के दरमियान। ठीक है, ये चीजें हमने कल की थी। बढ़ते हैं आगे, हम आते हैं एनर्जी की तरफ कि एनर्जी क्या होती है। चलेगी, तो एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास दो किस्म की एनर्जी है। वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज द पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर किसी शेल में आता है तो उसके पास दो किस्म की एनर्जीज होती हैं। वन इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी, अदर इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो है जिसके थ्रू ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है, वो आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये रोटेशनल वर्क हो रहा है। ठीक है, तो है क्या चीज कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन हैज बोथ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसकी वजह से इसको काइनेटिक एनर्जी है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन, कि ये न्यूक्लियस और प्रोटॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वजह से क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। द टोटल एनर्जी
जो होगी वो सम होगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी जो है वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब कौन सा वर्क हो रहा है? मैंने आपको कल बताया था कि आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, कि ये अभी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये अब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब ये आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? जीरो। इसकी एनर्जी क्या होगी? जीरो। इसकी एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब वर्क कौन सा होगा? वर्क ये होगा कि ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इन्फिनिट डिस्टेंस टू अ फिनाइट डिस्टेंस आर, कि हमने इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ले आए, ठीक है, किसी शेल में रखा, तो उस वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू जो वर्क हुआ और जो रोटेशनल वर्क हुआ, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? A potential energy equal to work done in bringing electron from infinity where there is no attractive force between the nucleus and electron, के इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड था, बिल्कुल एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर था और इसकी एनर्जी जीरो थी। जब इस इलेक्ट्रॉन को हम शेल में लाएंगे तो शेल में आने के बाद रोटेशनल वर्क होगा, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी और वो एनर्जी जो पोटेंशियल एक्सपेंड हो रही है वो रोटेशनल वर्क करवा रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर देयर इज नो इंटरेक्शन विथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की टू द पॉइंट आर। अब हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाए हैं, द डिस्टेंस बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। सो कूलम्बिक फोर्स है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon R square. So Q1 is what? The charge of proton. Q2 is what? Charge of electron. और R is what? Distance between these charges. कि इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, कितना है, उसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो हम इलेक्ट्रॉन इसमें लाए तो उसके थ्रू क्या हुआ कि वर्क हुआ। वर्क डन कौन सा है? where interaction exists between nucleus and electron in doing some work. So ये सब तब पॉसिबल है जब कोई वर्क हो। वर्क जो है इट इज इक्वल, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स जो है कौन सी है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये वर्क हो गया, ठीक है। डिस्टेंस जो इनके दरमियान डिस्टेंस है, सो फोर्स कौन सी है? कूलम्बिक फोर्स है। कूलम्बिक फोर्स का फार्मूला ये है Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इनटू R। तो ये आपका हो गया क्या? फोर्स। और कौन सी फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। आर हो गया कि इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो क्या होगा कि ये जो आर स्क्वायर है ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये आर कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो ये आपकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी और ये माइनस में होगी। ये क्या होगी? माइनस में। माइनस में क्यों होगी? कि जब इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड है इसकी एनर्जी जीरो है। व्हेन इट ऑक्यूपाई एनी शेल, व्हेन इट ऑक्यूपाइज एनी शेल, तो न्यूक्लियस इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एनर्जी लॉस होगी, रिलीज होगी। अट्रैक्टिव फोर्स से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, रिपल्सिव फोर्स से इंक्रीज होती है, ठीक है। तो क्या होगा? होगा ये कि एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। जब एनर्जी लॉस होगी तो जीरो से एनर्जी कम होकर क्या रह जाएगी? माइनस हो जाएगी। सो हियर नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है, इस वजह से एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी, जीरो से कम हो जाएगी यानी नेगेटिव होगी। तो बढ़ते हैं आगे। तो एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? बराबर होगी किसके? Z स्क्वायर E पावर 4 m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ व्हाट? एनर्जी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में दो चीजें वेरिएबल है, वन इज Z स्क्वायर
और अदर इज n स्क्वायर। अब फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखेंगे 1/n स्क्वायर, यानी ये फैक्टर इसके बराबर हो गया। बाकी क्या रह गया, बाकी सारी इक्वेशन क्या रह गई, e⁴ m 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और n तो आपका गया, तो बाकी क्या रह गया h स्क्वायर। सो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी e⁴m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, z स्क्वायर अपन n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1, तो हमने ये यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। सो इक्वेशन रह गई क्या आपकी, और ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर किसको, जस्ट n को निकाल के यहाँ से n को हमने साइड में कर दिया, ठीक है। तो n को साइड में करने के बाद जो ये पूरा फैक्टर है, कौन सा पूरा फैक्टर, e⁴m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये पूरा फैक्टर बराबर है किसके बराबर है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जोल पर एटम, जोल पर एटम, ठीक है। सो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जोल पर एटम, और इंटू क्या होगा, इंटू होगा आपका, क्योंकि ये इस फैक्टर का है ना, इस फैक्टर का वैल्यू है ये, तो बाकी क्या रहेगा इंटू 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि एनर्जी, ये इक्वेशन हो गई किसकी, एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है 2.18, अब ये जोल में है तो इसको हम क्या करेंगे कि किलो जोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किलो जोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 1000 से डिवाइड करेंगे। अच्छा ये पर एटम है ना, पर एटम, यानी एटम से डिवाइड करें तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मोल पर केल्विन हो जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू क्या करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1000 करेंगे। अब 1000 से डिवाइड किया, क्यों 1000 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमने जोल को जो है वो किलो जोल में कन्वर्ट करना है। एवोगैड्रो नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर से इसलिए मल्टीप्लाई किया इंटू Na इसलिए किया क्योंकि हम जो है एटम को मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जब वाइल डूइंग सो 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर बराबर हो जाएगा किस चीज के, -1312 किलो जोल पर मोल अपान 1/n स्क्वायर, तो n स्क्वायर नीचे लगा, ठीक है। सो किसी भी शेल में एनर्जी मालूम करने के लिए जो हमने वैल्यू पुट करना होगा -1312 किलो जोल पर मोल। सो ये इक्वेशन है आपकी किसकी, एनर्जी फाइंड करने की, ठीक है। होपफुली ये कल हमने किया था, कुछ हाफ में था, तो चलें इसको आज हमने पूरा कर दिया। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी हम यहाँ पे थे। तो यहाँ पे देखें कि जो एनर्जी है वो इक्वल टू है 2.18, और इस जोल पर मोल एटम को हम कैसे हमने कन्वर्ट किया कि एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया और 1000 से क्या किया, डिवाइड किया। तो आपका जो जोल है व्हाइल डूइंग डिस्क इंटर कन्वर्जन, जो आपका जोल था इट हैज बीन टर्न इनटू किलो जोल, और जो एटम था इट हैज बीन टर्न इनटू मोल, ठीक है। तो यूनिट आपका जोल जो पर एटम था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, किलो जोल पर मोल, ठीक है। और टोटल वैल्यू क्या आया कि -1312 किलो जोल पर मोल, और क्या होगा नीचे n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, नीचे n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जब आप लोग इसको n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो किसी भी शेल की एनर्जी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे माइनस, फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट शेल की एनर्जी चाहिए तो -1312 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सो इसकी एनर्जी -1312 किलो जोल पर मोल ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर हमें दूसरे शेल की एनर्जी चाहिए, E2 इज इक्वल टू क्या होगा कि -1312 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यानी 4। देखिए आंसर क्या आता है 328।
तो आंसर होगा -328 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, और जो थर्ड शेल की होगी 145 होगी, फोर्थ की 82 होगी, इस तरह से आप देखें कि एनर्जी जो है वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रिकॉर्डिंग बटन, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी E1 की जो एनर्जी है वो -1312। ठीक है, E2 की जो एनर्जी है वो -328, E3 की जो एनर्जी है -145। ठीक है, आप देखें कि न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रहा है। मुझे सोच के बताएं ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है या काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। इक्वेशन हमने पोटेंशियल एनर्जी ये ड्राइव की है, आप बताएं क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है या काइनेटिक एनर्जी। देखिए नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव छोटा पड़ रहा है, इट मींस कि ये वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए -2, -1, 0, तो कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, -2 और -1? -1 क्लोज टू 0 है, तो ये बड़ा नंबर है। ठीक है, शायद आपने डायरेक्शनल नंबर नहीं पढ़ी। सो ये वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है, हमने कल भी पढ़ा था, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये रिलेशन याद रखें, व्हाट द रिलेशन इज, रिलेशन ये है, हमने पहले ये पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था, हम्म, पहले ये पढ़ा था, कल हमने ये पढ़ा था कि R2 minus R1 is smaller than R3 minus R2. It is smaller than R4 minus R3. It is smaller than R4, sorry, R5 minus R4 and so on. But in case of energy, E2 minus E1 is greater than E3 minus E2. It is greater than E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। ये दो रिलेशन आपने याद रखनी है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका शेल नंबर बढ़ता जाएगा तो उसका रेडियस डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा, पर जो एनर्जी डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, सॉरी, कम होता जाएगा, और जो रेडियस डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो बिल्कुल ये कल की बातें हैं, तो आज स्टिल आगे बढ़ते हैं। स्टिल आगे क्या बढ़ते हैं कि एनर्जी के बाद, एनर्जी के बाद अब देखें रेडियस की इक्वेशन क्या थी, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, रेडियस रेडियस रेडियस, हाँ ये रेडियस की इक्वेशन थी h² एप्सिलॉन नॉट z² पाई m। तो ये पूरा कांस्टेंट है और इसको जस्ट n² से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी की इक्वेशन क्या है कि -1312, वैसे अगर वैल्यूज ऊपर देखें तो एनर्जी इज इक्वल टू e⁴, एनर्जी इन nth शेल इज इक्वल टू e⁴ m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² इनटू 1/n²। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव शेल्स, कि दो शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, चले उसको देखते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू, वही सेम इक्वेशन है, इस पूरे का वैल्यू जो है हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यही -18 जूल पर एटम। ठीक है, अब सिर्फ क्या होगा कि n1², ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, होगा क्या, ये इस तरह से होगा कि डेल्टा ई इज इक्वल टू e⁴ m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, उसके बाद h², उसके बाद है इंटू 1/n1² -1/n2²। ठीक है, ये इक्वेशन है। और इसमें n1 क्या है, n1 इज लोअर शेल, लोअर शेल in which electron jumps, in which electron jumps,
कि वो छोटा शेल जिस ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में जंप कर रहा है उसको हम N1 कहेंगे, और जिस शेल से जंप कर रहा है यानी ऊपर वाला शेल कौन सा, दैट इज N2. सो N2 इज अ हायर शेल. N2 is a higher shell from which electron jumps. तो इस फार्मूला में E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमिटिविटी कांस्टेंट, वैक्यूम परमिटिविटी, उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट, N1 वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, N2 वो शेल जहां से जंप करेगा. सो यहां तक आई होप कि आपको क्लियर होना चाहिए. उसके बाद क्या है कि इसका पूरे का वैल्यू जो है हमने सवेरे थोड़ी देर पहले देखा कि ये होता है. उसके बाद इसको हमने कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि -113 किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट होगा. तो इक्वेशन सिंपली डेल्टा ई की यही होगी कि अगर आपने किसी भी शेल में एनर्जी डिफरेंस देखना है तो हम लिखेंगे -1312 इंटू क्या लिखेंगे कि 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है चौथे शेल में जंप करता है, चौथे से दूसरे शेल में जंप करता है, चौथे से दूसरे शेल में जंप करता है, आप उसकी जो एनर्जी है वो मालूम कर सकते हैं. कैसे? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -1312 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 1/n1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर यानी 1/4 माइनस 4 स्क्वायर मीन्स 1/16. एलसीएम निकाले क्या होगी 16, 4 माइनस 1 यानी 3/16. सो इसकी एनर्जी होगी डेल्टा ई इज इक्वल टू -1312 इंटू 3/16. इसको आप छुड़ा लें जो भी वैल्यू आए, ठीक है, इसको आप फारिग कर लें जो भी वैल्यू आएगा. यानी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए, बताएं क्या होगा, वैल्यू क्या आएगा बेटा? अच्छा, इसको स्क्वायर करना है, N1 स्क्वायर है यानी आपने जो चौथे शेल में जंप किया 4 को स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे N2 आपका जो है 4 है, ठीक है. सॉरी कौन सा शेल था, अच्छा ये सेकंड था वो 4 था, तो 4 को भी स्क्वायर करना है 246. सो -246 अगर ये आंसर है तो, ठीक है. यानी इतनी एनर्जी का फोटॉन जो है रिलीज होगा जब इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से दूसरे शेल में क्या करेगा, जंप करेगा. बात समझ आ गई बेटा? शाबाश, जल्दी बताएं, बात समझ आ गई? कि अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बैटरी चेंज करके मिला, अगर जो इलेक्ट्रॉन है 2 मिनट की ब्रेक करते हैं, ब्रेक नहीं बल्कि बैटरी चेंज कर लूं कैमरा की. तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी शेल में जंप करेगा तो हम जो है ये वाइस आपको आएगी तस्वीर 2 मिनट के लिए स्टॉप होगी, ठीक है. तो हम जो है इस तरह से जो है उसका एनर्जी डिफरेंस दे सकते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन ने दूसरे से चौथे शेल में जंप किया होता तो एनर्जी क्या होती, जल्दी कमेंट करें. अगर इलेक्ट्रॉन ने दूसरे शेल से चौथे में, स्क्रीन गायब है मुझे पता है, थोड़ी देर में आती है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ने दूसरे से चौथे शेल में जंप किया होता तो एनर्जी का वैल्यू क्या आता, प्लस आता, प्लस. यानी ये जो माइनस आया है हम इतनी एनर्जी क्या करेंगे देते, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर शेल यानी सेकंड शेल से कहां जाता, ऊपर जाता, ठीक है. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है. चले मैं 3 भाई एलसीएम से आया था बेटा, एलसीएम से ये था ना इस तरह से -1312, ठीक है, N2 था 1/4 स्क्वायर माइनस सॉरी 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, तो -1312 ये बराबर हुआ 1/4, ठीक है, -1/16 इसकी एलसीएम थी, यहां से हमें मिला था 3/4. चलो जी, और फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करेंगे कि जो रेडिएशन रिलीज हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इक्वेशन वही है कि हमें पता है कि E2 - E1 इज इक्वल टू एच न्यू. तो डेल्टा ई की इक्वेशन अभी जस्ट हमने निकाली थी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू. तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई. डेल्टा ई की इक्वेशन क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई की इक्वेशन है -1312. चलो इसको इस तरह से नहीं, एनर्जी का पूरा वैल्यू रखें कि एनर्जी किसके बराबर है. एनर्जी आपकी बराबर है e⁴m अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, उसके बाद है h स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर. अब क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो प्लांक कांस्टेंट को इधर लाएंगे,
सो हमारी इक्वेशन होगी कि एच सॉरी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच स्क्वायर है तो इधर आएगा तो ये एच क्यूब हो जाएगा, यानी ई पावर 4 एम 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और क्या है एच स्क्वायर क्या बन जाएगा एच क्यूब बन जाएगा। सो किसी भी रेडिएशन की अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए यूनिट चेंज हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वी विल गो फॉर दिस रिलेशन, ठीक है। तो हम इसी रिलेशनशिप पे जाएंगे कि हमने क्या करना है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो डेल्टा ई का वैल्यू जो हमें पूरा रखना है। अच्छा इधर मैंने एक चीज मिस कर दी, वो ये थी कि 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आपने लिखना है, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा कि इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n1 एंड n2 हर्ट्ज, एच जेड पूरा लफ्ज है हर्ट्ज, हर्ट्ज साइंटिस्ट था जिसने फ्रीक्वेंसी दरियाफ्त की थी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू -1312 है, ठीक है। इनटू आप वही सीन करेंगे तो आगे क्या है कि आपने क्या कहते हैं ये मालूम करने के 1312 क्यों नहीं रखेंगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 1312 दिस इज नॉट इक्वल टू 1312, दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू -1312। कोई बताएगा क्यों नहीं, कोई बताएगा क्यों नहीं? नहीं ये क्यों नहीं है, थर्ड नहीं, रेडबर्ग कांस्टेंट भी नहीं है अभी तक, वो आगे आएगा वेव नंबर में आएगा। बिकॉज एच जो है वो क्या हुआ इंक्रीज हुआ एच, क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर था, अगर इसका वैल्यू जो है ये बराबर है -1312 किलो जूल पर मोल के, ठीक है। ये वाला सॉरी ये वैल्यू बराबर है, पर यहाँ पे एच क्यूब है, एक एच एक्स्ट्रा आ गया, तो अब ये जो वैल्यू है इट डजेंट रिमेन जो है -1312 नहीं होगा, इसका वैल्यू चेंज होगा जितना भी होगा, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस इक्वेशन से हम क्या मालूम कर सकते हैं, किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेव नंबर का सीन है। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इसको मैं छोटा करूँ जरा। हम्म वेव नंबर असल में इस तरह से मालूम होता है कि वेव नंबर जो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव नंबर इनटू सी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो वेव नंबर इज इक्वल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी अपॉन सी। फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे अभी जो हमने ड्राइव की, वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी में क्या था, ई पावर 4 एम 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब था, अब नीचे क्या इंटू 1/c, ठीक है। और क्या था इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही सीन था। सिर्फ एक चीज ऐड हो रही है, दैट इज व्हाट सी। सी के आने से अब क्या हो गया कि वेव नंबर है क्या कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट डिस्टेंस, के एक पॉइंट में कितने वेव्स पास हो रहे हैं, दैट इज अ वेव नंबर। इट इज रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए कि ई पावर 4 एम 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरी जो फिल्म है ये बराबर है आर एच की, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू है 1.09678 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। इसका वैल्यू है, ठीक है। और ये वैल्यू पुट करेंगे तो वेव नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सो इसी फार्मूले से किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो किसी भी शेल से किसी में भी जंप कर रहा है, हम उसका वेव नंबर फाइंड कर सकते हैं, हम उसका वेव नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बता दिया मैंने मैक। So what is the formula for velocity of electron? Velocity of electron is equal to velocity of electron, चलिए मैं इसको सेव करता हूँ।
What is the formula for the velocity of electron? Velocity of electron V is equal to 2.18 into 10 to power 6 into Z upon n। एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फार्मूला, और मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और n जो है आपका शेल नंबर, ठीक है। तो शेल नंबर से इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, और दूर कब जाएंगे, जब n का वैल्यू इंक्रीज होगा, n इज 1 2 3 4 5 इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी टू n। सो जितना शेल नंबर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि आपके पास हीलियम आयन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, आपके पास हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी वेलोसिटी हीलियम इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी हीलियम आयन से? कौन बताएगा? शाबाश, कौन बताएगा? सिंपल सी बात है, वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? हीलियम की बहुत है, हाइड्रोजन की ज्यादा है। शाबाश शाबाश, बताएं 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 बताएं, किसकी ज्यादा होगी? हीलियम की ज्यादा होगी। देखिए जेड दिखाई दे आपको, एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन इट इज इक्वल टू 1, यानी इस पूरे फैक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर हीलियम इट इज इक्वल टू 2। सो ये यानी हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी डबल वैलेंसी होगी अगर वो पहले शेल में। अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम विल बी डबल्ड। फॉर द सेम रीजन बताएं, लिथियम आयन का क्या वैल्यू होना चाहिए? 3 टाइम्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन और 3 टाइम्स ग्रेटर देन हीलियम। क्या होना चाहिए? किसकी ज्यादा होगी, हीलियम की या हाइड्रोजन की? सॉरी, लिथियम की ज्यादा होगी या हाइड्रोजन की ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है 3 है, तो लिथियम की जो वेलोसिटी होगी वो 3 टाइम्स ज्यादा होगी, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना है इस फार्मूले को। अच्छा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कि किस एटम की कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी वो डिपेंड करता है, फार्मूला है। फार्मूला यहाँ पे मिक्स है तो मैं आपको क्लियर करके बताता हूं कि n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको यहाँ पे पता है कि n1 क्या है, कि वो शेल, सॉरी यहाँ पे n1 है वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जहां से जंप करेगा, तो +1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, तो वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रॉन। सो आप बताएं, अगर हाइड्रोजन में वैल्यू पुट करें, n इज इक्वल टू जो है 1 है और n इज इक्वल टू 2 है। अगर दूसरे से इलेक्ट्रॉन पहले में जंप करता है, दूसरे से पहले में, तो ये क्या होगा 2 माइनस 1, ये क्या होगा 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। सो पहले ब्रैकेट छुड़वाएं तो ये होगा 1, और उसके बाद ये क्या होगा 2 माइनस 1 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 2 खत्म हो गया, कितनी लाइन बनेगी? एक। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। आखिरी बात करते हैं, दैट इज व्हाट के डिफेक्ट्स। रदरफोर्ड इसमें बोर मॉडल में डिफेक्ट क्या थे? डिफेक्ट्स अच्छा, पहली बात कि डिफेक्ट, पहला डिफेक्ट ये है कि जो बोहर थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ उसी सबस्टेंस पे अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 थे, एक गया, एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम के पास 3 थे, 2 गए, एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास 4 थे, ठीक है, भाई कह रहा 3 गए, एक बचा। सिर्फ बोर थ्योरी जो है
बोर्स थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू ओनली दीज फोर स्पेशीज। सिर्फ ये चार चीजें हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इन पर ही बोर थ्योरी अप्लाई होती है, बाकी किसी पे भी अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि बोर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, बताएं। मैं इधर ऑप्शन लिखता हूं कि हाइड्रोजन आइन, हाइड्राइड आइन, उसके बाद लिथियम प्लस वन, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होना चाहिए? बोर थ्योरी किस पे अप्लाई नहीं होगी, यानी बोर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ दीज, किस पे नहीं होगी? शाबाश शाबाश, कौन बुझाएगा? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखें, नो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन माइनस वन, दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन थे, एक लूज किया, बाकी कितने रह गए? दो। इसके पास दो, इसके पास दो, इसके पास जीरो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, तभी बोर थ्योरी अप्लाई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आपको बुक्स में मिल जाएगा। सो इट कैन नॉट बी अप्लाई टू अ सब्सटेंस हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी चीज के पास एटम है, आइन है, मॉलिक्यूल है, उसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, बोर थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। सिंपल सा फंडा। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व। भाई कह रहा है कि बोर ने ये बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा, और वॉट एवर बी द नंबर ऑफ टाइम्स इट जंप्स फ्रॉम बिटवीन द सेम शेल, कि एक ही शेल है, चौथे से तीसरे में जंप कर रहा है, फॉर 100 टाइम्स 100 फोटॉन रिलीज होंगे पर स्पेक्ट्रम में एक लाइन मिलेगी। अब उस सिंगल लाइन वाले स्पेक्ट्रम को अगर मैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये लाइन जो है स्प्लिट हो जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे एनर्जी लेवल में। तो उसको एक्सप्लेन नहीं करा। इट कैन नॉट एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट एंड स्टारिक इफेक्ट। इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो फिक्स सर्कुलर पाथ में होते हैं, बाद में जीमान और स्टार्क ने बताया कि शेल के अंदर दूसरे रीजन है, शेल को सब डिवाइड किया जाता है दूसरे रीजन में, दैट इज कॉल्ड सब एनर्जी लेवल। उसके बाद फिर सब एनर्जी लेवल में इरविन श्रोडिंगर ने हमें बताया कि उसके अंदर तो ऑर्बिटल्स होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होंगे। सो इसी तरह से इस मॉडर्न रिसर्च ये बता रही है कि ये जो बोर ने शेल की बात की है, इस जैसी कोई चीज नहीं होती, इस जैसी कोई चीज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जो है श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन के हिसाब से एक 3 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं, जो कि किसी भी एक फिक्स डिस्टेंस पे हो सकता है, और उस एरिया को हम ऑर्बिटल कहते हैं। और पांचवी बात जो मैंने इसमें नहीं लिखी वो ये है कि बोर थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन और मोमेंटम है एक वक्त पे मालूम कर सकते हैं। पर हाइजेनबर्ग थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर होती है। कहा किसने था? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, उसको ड्यूअल प्रॉपर्टीज हैं, वो वेव भी होता है, वो पार्टिकल भी होता है। जब वो वेव होता है तो हम ऑर्बिटल की बात करेंगे, जब वो पार्टिकल है तो हम कह सकते हैं कि वो शेल में सब एनर्जी लेवल किसमें भी हो सकता है। ठीक है, पर बोर की जो ऑर्बिट है वो तब भी वैल्यू रख सकती है जब इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल नेचर हो। तो ये इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, पर इसमें इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ऑर्बिटल के बारे में कोई पता नहीं है, और सब एनर्जी लेवल के बारे में कोई पता नहीं है। तो इस वजह से इसमें भी बहुत सारे डिफेक्ट्स है जो बाद में एरविन श्रोडिंगर ने अपने वेव मैकेनिकल मॉडल में रिमूव किए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसको यहीं पे पूरा करते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू विश टू आस्क समथिंग यू मे। चेंज कर